अहाना की हाल ही में अधिक नाम के लड़के के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में सास सुलग्ना, ससुर संजीव और ननद डिम्पल होती है। एक सुबह जब अहाना रसोई में जाती है, तभी वहां का हाल देखकर वो अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये रसोई है या कबाड़ खाना? ये क्या हालत बना के रख दी है मेरे ससुराल वालों ने रसोई की। फिर अहाना जल्दी से रसोई की सफाई करके सबके लिए नाश्ता बनाती है। अरे बहू, कहाँ मर गई थी? इतना लेट नाश्ता क्यों दिया तुमने? अभी से ही तेरा ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा? माँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं आया है जो आपको इतना लेट नाश्ता दे दूं। रसोई कितनी गंदी हुई थी। कौन गया था रात को रसोई में? मैगी का मसाला सारा गैस पर बिखरा हुआ था। प्लेट को भी अगर सिंक में डाल रहे हो तो उसमें थोड़ा पानी तो डाल देते ना, ताकि वो सूखा ना रहे और वहां पर कॉकरोच ना आए। ऊपर से नमक का डब्बा भी खुला ही छोड़ दिया था। अरे अहाना, मैंने बनाई थी रात को मैगी। यार, 2 बजे मुझे बड़ी भूख लगी थी, इसीलिए मुझसे रहा ही नहीं गया। अच्छा, तो तुम हो वो महानालायक। बहू, अपने पति से इस तरह से बात करते हैं क्या? तमीज वमीज कुछ सिखाई कि नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? मेरे घर वालों पर मत जाइए पापा जी, और मुझ में तमीज है, लेकिन जब कोई उल्टे सीधे काम करता है तो उनसे इसी तरीके से बात करनी पड़ती है। और अधिक, उनमें तो जरा भी मैनर्स नहीं है। आइंदा से रसोई को अगर गंदा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए तुम? अरे उसे और कितना बोलेगी तू? अब नहीं करेगा वो वैसा। नहीं माँ जी, ये बात मामूली नहीं है, ये बहुत सीरियस इशू है। रसोई हमारे घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है, जहाँ पर खाना बनता है। और अगर वही गंदा रहेगा तो गंदगी के साथ साथ घर में पनौती भी आ सकती है। मेरे आने से पहले आप लोग पूरी तरह नौकरानी पर निर्भर थे, और नौकरानी आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलती होगी, लेकिन मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे आप सबकी चिंता है। अहाना की बात सभी लोग चुपचाप सुन लेते हैं, और अहाना को भी लगता है कि उसके कहने से सब उसकी बात पर अमल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दिन सुलग्ना का जन्मदिन होता है। तभी डिम्पल रसोई में जाकर अपनी माँ के लिए केक बनाती है, लेकिन केक बनाने के चक्कर में वो सारी रसोई को बुरी तरह गंदा कर देती है। और जब केक कटिंग होने के बाद अहाना रसोई में जाती है, तभी रसोई की हालत देखकर वो चिल्ला पड़ती है, डिम्पल! अरे, क्या हुआ है भाभी? क्यों इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हो आप? मैं आपसे कहीं कोसों दूर नहीं हूँ, आपके पास ही हूँ। डिम्पल, अरे तुम्हें इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या? उस दिन मैंने इतना बड़ा भाषण दिया और उसके बावजूद भी आज तुमने रसोई को वापस गंदा कर दिया। अरे अगर अपनी माँ के लिए केक बनाना ही था तो शिद्दत से बनाती ना। सारा मैदा ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, चॉकलेट खुली है, ओवन का बटन भी ऑन है। तुम्हारी इस बेवकूफी के चलते ओवन कहीं खराब हो गया तो? और ये देखो, ये क्रीम का कोन भी नीचे गिर गया है और चींटियां लग चुकी है उस पर। अरे केक बनाया है या मजाक किया है तुमने? तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो। अरे थोड़ी तो साफ सफाई रखती। देखो भाभी, मैं जल्दबाजी में थी, इसीलिए ये सब हुआ। और अगर मैं किचन में काम करूंगी तो किचन तो गंदा होगा ही ना। उसमें क्या फर्क पड़ता है? आप साफ कर दो इसे। मैं तो अब पढ़ने जा रही हूँ, मुझे इस सब के अलावा बहुत सारे काम पड़े हैं। वाह, अगर तुम्हें बहुत सारे काम पड़े हैं तो मैं भी यहाँ पर खाली नहीं बैठी हूँ। चुपचाप रसोई की सफाई करने में मेरी मदद करो। रसोई है ये, कोई कचरा पट्टी नहीं। देखो भाभी, मैं सफाई करने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे सच में काम है।
इतना कहकर डिम्पल वहां से चली जाती है और आहाना का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे तो घर में सबने नौकरानी ही समझ कर रखा है, नॉनसेंस कही की। हम्म, फिर आहाना को पूरे रसोई की सफाई अकेले ही करनी पड़ती है। फिर एक दिन जब आहाना बाहर मार्केट में खरीदारी करने गई होती है, तभी सुलग्ना अपने लिए और संजीव के लिए खाना लेती है और बर्तनों को ऐसे ही खुला छोड़ देती है। और फ्रिज में से आमरस लेने के बाद भी वो फ्रिज बंद करना भूल जाती है। फिर जब आहाना वापस घर आती है, तभी ये सब देखकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। ये सब क्या है माँ जी? इतना चीख चीख कर समझाने के बाद भी आप सब अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? आपने सब्जी तो ले ली, तो ये कढ़ाई पर ढक्कन क्यों नहीं रखा आपने? या फिर बची हुई सब्जी किसी डब्बे में भरकर रख देती। और फ्रिज को देखो, वो भी खुला छोड़ दिया है आपने। कहीं उसमें चूहा घुस गया तो? अरे आप इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो माँ जी? ए लड़की, जबान संभाल कर बात कर। और अगर मैंने बर्तन और फ्रिज को खुला छोड़ दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं टीवी पर सीरियल देख रही थी, उसके चक्कर में मेरा ध्यान नहीं रहा। अब तू आ गई है ना, तो तू ही कर ले ये सब। हाँ, मेरे पास तो अब यही काम बचे हैं कि आप काम बिगाड़ते रहो और मैं उसे संभालती रहूं। और कहाँ पर रहता है आपका ध्यान? आपको तो ना रसोई की सफाई की पड़ी है और ना ही किसी की सेहत की। बस बेशर्मों की तरह रहना आता है आपको। बहू, अब तुम हद से ज्यादा बदतमीजी कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ मैं बदतमीजी, क्योंकि आप सब लोग मुझे मजबूर कर रहे हो पापा जी। दिन रात रसोई को इतना साफ करने के बावजूद भी आप मेरी कही गई बात मान ही नहीं रहे। अरे अगर आप लोग रसोई को साफ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे गंदा भी मत करो ना। 1000 बार कहा है मैंने आपको। चींटियां, कॉकरोच, चूहे सबके सब खाने पे आ जाते हैं, पर भगवान ना करे उस दूषित खाने को खाकर कहीं किसी की सेहत खराब हो गई तो तब क्या करोगे आप? अरे बस करो, पूरे दिन ज्ञान की देवी की तरह बस प्रवचन ही देती रहती हो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर हम पक गए हैं और तुम्हारे आने से पहले भी हम सब इसी तरह रहते थे। तुम्हारी बातें कोई नहीं मानने वाला, इसीलिए ये प्रवचन देना बंद करो और अपने काम से काम रखो। देख बहू, अगर तुझे रसोई की सफाई करनी है तो तू ही कर। हम तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तेरे सफाई करने से या फिर ना करने से हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, समझी कि नहीं? हाँ, समझ गई माँ जी। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आप सबके बारे में इतना सोच रही थी। लेकिन अब बस, अब और नहीं। आप लोग तो सुअर हो, सुअर। अरे आपको अच्छा पानी भी दे दिया ना, तो आप लोग कीचड़ में ही जाओगे। लेकिन अब आज के बाद से मैं साफ सफाई करूंगी ही नहीं। आपको जैसे रहना है रहिए आप लोग। और उस दिन के बाद से आहाना रसोई की सफाई पर ध्यान देना बंद कर देती है और रसोई हर वक्त गंदी ही रहती है। उसे जितनी जरूरत होती है वो बस उतनी ही सफाई करती है और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती। फिर एक दिन जब सबको चाय पीनी होती है, तभी अरे बहू, जा जाकर सबके लिए चाय बना दे। शाम के 5:45 बज चुके हैं। अधिक ने नए टोस्ट और बटर लाए हैं बेकरी से। आज तो मैं चाय के साथ वही खाऊंगी। जा, जल्दी बना दे चाय। अरे माँ जी, जैसे आप थोड़ा सा काम करके थक जाती हो, वैसे ही मैं भी आज ढेर सारा काम करके थक गई हूँ। एक काम कीजिए, आप चाय बनाने के लिए आपकी बिगड़ी हुई बेटी डिम्पल से कहिए या फिर खुद बना दीजिए। तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है और बिगड़ी हुई होगी तू। मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, उससे ज्यादा बिगड़ल तो और कोई हो ही नहीं सकता। कलमुही कही कि जब देखो तब जबान चलाती है।
फिर सुलग्ना खुद ही रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन तभी उसे चाय का पतीला ही नहीं मिलता और सारे बर्तन सिंक में पड़े होते हैं। हे भगवान, ये चाय का पतीला कहाँ चला गया? अब मैं चाय कैसे बनाऊंगी? बहू, तभी आहाना वहां पर आती है। क्या हुआ माँ जी? आपने मुझे आवाज क्यों दी? अरे मुझे चाय बनानी है और सारे बर्तन सिंक में पड़े हैं, तो अब मैं चाय किस में बनाऊं? क्यों? आपने ही कहा था ना कि मेरे सफाई करने से या ना करने से आप लोगों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप ही धो दीजिए इन बर्तनों को, करिए सफाई। अरे लेकिन फिर आहाना वहां से चली जाती है और सुलग्ना को बर्तनों के साथ साथ रसोई की सफाई भी करनी पड़ती है। फिर एक रोज अधिक आहाना से खाने के लिए वेफर्स मांगता है। अरे ये क्या है आहाना? ये वेफर्स इतने नरम क्यों हो गए और इनका टेस्ट भी कुछ अलग ही लग रहा है। नमकीन की जगह पर ये तो एकदम फीके फीके से लग रहे हैं। देखो अधिक, इसे पिछली बार तो तुमने ही खाया था और खाने के बाद तुमने इस पैकेट को खुला ही छोड़ दिया था, इसीलिए ये नरम हो गए हैं। लापरवाही करने में तुमने और तुम्हारे पूरे परिवार ने महारत ही हासिल की है। इसमें अब मैं क्या ही बोलूं? आहाना की ये बातें सुनकर अधिक चुप हो जाता है और फिर ऐसे ही एक रोज जब डिम्पल कॉलेज से घर आती है, तब वो हमेशा की तरह फिर से अपने टिफिन को वैसे का वैसा ही रख देती है और जब उसे आहाना देखती है तब वो भड़क जाती है। नालायक कही कि आज भी इसने रोज की तरह अपना टिफिन बिना धोए ही रख दिया है। इसे भी सबक सिखाना होगा। अब मैं कल इसे इस गंदे टिफिन में ही खाना दूंगी, तब इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर अगले दिन आहाना डिम्पल को उसी गंदे टिफिन में खाना देती है और जब डिम्पल ये देखती है तब वो गुस्से से लाल हो जाती है। फिर शाम को घर आने पर वो आहाना को खूब सुनाती है। भाभी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? या फिर कहीं बेच कर आई हो आप? अरे आपने मुझे गंदे टिफिन में खाना क्यों दिया? अरे इतना गंदा बर्ताव कोई कैसे कर सकता है? पहले तो सफाई का बड़ा ज्ञान देती थी ना आप, तो अब क्या हुआ आपको? कहाँ गई आपकी सफाई की देवी? अरे तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल होना चाहिए ना। आखिर तुम सब गंदगी में ही तो रहते हो। शायद अब तुम्हें समझ आ रहा है कि जब गंदगी होती है तब कैसा महसूस होता है। और सेम ऐसे ही मुझे भी महसूस होता था जब मैं हर रोज रसोई को साफ करती थी और आप लोग उसे गंदा करते थे। मेरे इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग नहीं सुधरे, इसीलिए मैं जैसे को तैसा कर रही हूँ और अब से मैं ऐसा ही बर्ताव करूंगी, क्योंकि मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है। अगर आप लोगों को सफाई की कुछ भी नहीं पड़ी तो मैं क्यों सोचूं सबके बारे में? आहाना की ये बातें सुनकर सबको काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सब उसे माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी भाभी, मैं समझ सकती हूँ। उस दिन केक बनाने के बाद भी मैंने पूरी रसोई को गंदा ही रख दिया था और रोज मैं अपना टिफिन ऐसे ही फेंक कर अपने कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब कल से हर रोज मैं अपना टिफिन धोया करूंगी और मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं रसोई को साफ करने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ हाँ ना बहू, मुझे भी माफ कर दे। अरे मैं तो घर की बड़ी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये सब किया। हाँ बहू, तुम हम सबकी भलाई चाहती थी और तुम तो इतने अच्छे से अपना बहुधर्म निभा रही थी, लेकिन हम ही तुमसे नालायक की तरह पेश आ रहे थे। हमें माफ कर दो बहू, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मुझे भी माफ कर दो आहाना, लेकिन आज के बाद से हम सब साथ मिलकर रसोई को साफ रखेंगे। हर कोई अपना योगदान दिया करेगा सफाई में। और हम सबको ये सबक सिखाने के लिए थैंक यू आहाना, क्योंकि तुम्हारे इसी बर्ताव के वजह से अब हम सबकी अकल ठिकाने पर आई है।
फिर अंत में आहाना सबको माफ कर देती है और उस दिन के बाद से घर के सभी लोग रसोई की सफाई करने में ध्यान देते हैं और एक साथ खुशी से रहते हैं। रोहिणी अपनी सास जमुना, ससुर विनोद और पति निशांत के साथ रहती है। रोहिणी और उसके ससुराल वालों में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक से घर में बड़ी बुआ यामिनी और छोटी बुआ मधु आ जाती है। अरे रोहिणी बहू, मुझे ना वो दलिया खाने का बड़ा मन कर रहा है। साथ में मधु और यामिनी भी खा लेंगे। थोड़ा बना देना बहू। लेकिन माँ जी, मैं तो अपनी सहेली के साथ अभी बाहर जाने वाली थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी दलिया। तू जा अपनी दोस्त से मिलने। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों करोगी? मेरे होते हुए आपको रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं बना दूंगी दलिया और अपनी सहेली से किसी और दिन मिलने जाऊंगी। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे पर बहू, अरे कोई बात नहीं माँ जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बहू, सच में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली और जो मेरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है। रोहिणी और जमुना के बीच में इतना प्यार देखकर और निशांत को भी पूरे घर को बखूबी संभालते हुए देखकर मधु और यामिनी हैरान रह जाती है। यामिनी दीदी, रोहिणी और जमुना भाभी के बीच में कितना प्यार है और दूसरी तरफ हमारी बहुएं हैं जो हमारी ही सास बनी फिरती है, लेकिन यहाँ तो रोहिणी अपनी सास को माँ ही समझती है। हाँ मधु, निशांत भी कितना जिम्मेदार हो गया है, कितने अच्छे से घर को संभाला है उसने। सच में दीदी, भैया के घर के जैसा और कोई घर नहीं। और एक हमारा घर है जहाँ पर सुख शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। वाकई में मधु, तू बिल्कुल सही कह रही है। अपने ही बड़े भाई की घर की खुशियां देखकर यामिनी और मधु एक प्रकार से जलने लगती हैं और फिर वो दोनों अपनी अपनी बुआगिरी करना शुरू कर देती हैं। अरे जमुना भाभी, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं यामिनी, बस भजन सुनने जा रही थी। मैं तो यहाँ पर आपको कोई जरूरी बात बताने आई थी जो मेरे ख्याल से आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए मुझे? आखिर ऐसी कौन सी बात है? अरे भाभी, अभी अभी मैं रोहिणी के कमरे के पास से गुजर रही थी। मैंने उसे अपनी माँ से फोन पर बतियाते हुए सुना। वो फोन पर आपकी जम के बुराई कर रही थी। क्या? आखिर ऐसा क्या कहा उसने? वो अपनी माँ से कह रही थी कि मेरी सास एकदम खलनायिका है, खलनायिका। वो दिन भर मुझसे बस मजदूरों की तरह ही काम करवाती है। दिखावे के लिए मुझे अच्छा बनना पड़ता है, लेकिन मन तो करता है कि अपनी सास को मिक्सर में डालकर उसकी चटनी बना डालूं। ये सब बोला उसने आपके बारे में। ये कैसे हो सकता है? रोहिणी बहू के मन में इतना खोट, इतना जहर हो सकता है, ये मुझे कभी नहीं लगा था। देखो भाभी, आप मेरी अपनी हो, इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें बोली। लेकिन ये सारी बातें मैंने आपको बताई है, ये उसे मत बताना। अब आपके बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। यामिनी की सारी बातें सुनकर जमुना बहुत हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ मधु सत्यजीत के पास चली जाती है और वहां पर जाकर निशांत के बारे में चुगली करने लगती है। अरे भैया, ये नई घड़ी ले ली क्या आपने? हाँ मधु, निशांत ने दी है मुझे। वो मेरा बड़ा ख्याल रखता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया, आपको एक बात बतानी थी। जिस कंपनी में निशांत काम करता है ना, वहां की तनख्वाह करीबन 40,000 है। भाभी बता रही थी मुझे कि उसकी तो 30,000 तनख्वाह है। इसका मतलब निशांत ने आपसे झूठ कहा है क्या? क्या? 40,000 तनख्वाह?
हाँ भैया, मेरी सहेली का बेटा भी वहीं पर काम करता है। वो भी निशान की तरह ही वहां का एम्प्लॉय है। इसीलिए मैं उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये सब आजकल के बच्चे हैं भैया, इन्हें हमारी कोई कदर नहीं होती। घर में कुछ और बताते हैं, लेकिन असल में कुछ और ही होता है। ये निशांत ने बहुत गलत किया है। हाँ भैया, निशांत ने आपके साथ बहुत गलत किया है। मेरा बेटा तो सारे के सारे पैसे मेरे हाथ में लाकर थमाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो मुझसे और मेरे इनसे छुपाता है। इस तरह चुगली करके मधु सत्यजीत के मन में भी निशांत के खिलाफ जहर घोल देती है और चुगलखोर बुआएं चुगलियां करके वहां से चली जाती है। लेकिन उसके बाद, माँ जी, आज मेरी माँ का जन्मदिन है, इसीलिए मुझे उनके लिए साड़ी खरीदी करनी है। आप चलोगी ना मेरे साथ? अगर आप होती हो तो मुझे साड़ी की चॉइस करने में आसानी होती है। नहीं रोहिणी बहू, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मंदिर जाना है और उसके बाद झुमकी से भी मिलना है, और तेरे जैसे दोगले लोगों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? आखिर आपको हो क्या गया है? जमुना रोहिणी से कोई बात नहीं करती और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। वही दूसरी तरफ निशांत सत्यजीत के पास चला जाता है। पापा, ये देखिए, मैंने आपके लिए आपका पसंदीदा पेठा लाया है, खाइए ना। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, चला जा मेरे कमरे से बाहर, क्योंकि मैं अब सब समझ गया हूँ। तुम्हारे खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो पापा? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो? जमुना और सत्यजीत में आए बदलाव को देखकर निशांत और रोहिणी दोनों भी काफी परेशान हो जाते हैं और जमुना और सत्यजीत अब ऐसे ही रोहिणी और निशांत पर खफा खफा से रहने लगते हैं। रोहिणी, ये सब घर में क्या हो रहा है? माँ और पापा को क्या हुआ है? आखिर वो दोनों हमारे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहे हैं? मानो या ना मानो, लेकिन ये सब कुछ दोनों बुआओं के जाने के बाद ही शुरू हुआ है। दोनों ने जम के आग लगाई है। मैं भी उनसे क्या अच्छी उम्मीद रखूं? जहरीली नागिन जो ठहरी, मुंह से जहर उगलने के अलावा और क्या ही कर सकती है दोनों। बुआओं के जाने के बाद कुछ दिनों तक घर में ऐसी ही अशांति फैली होती है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन 2 महीनों बाद वापस मधु और यामिनी उनके घर पर रहने आती है और वापस घर पे आते ही वो दोनों अपनी चुगलियां करना शुरू कर देती है। हाय हाय, बुरा मत मानो जमुना भाभी, लेकिन रोहिणी आजकल बहुत ही बुरा खाना बना रही है। अरे काहे का आजकल? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर करती है। वैसे आजकल वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ करने लगी है। हाँ मधु और यामिनी, तुम दोनों जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी देखा है बहू को, आजकल वो काफी बदली बदली सी लगती है, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती वो। रोहिणी यामिनी और मधु को जमुना के कान भरते हुए देख लेती है। फिर थोड़ी देर बाद में जमुना रसोई में चली जाती है। देख बहू, सब्जी को ठीक से पकाना, गड़बड़ी में आलू को कच्चे मत रखना, और हाँ, अलग अलग देश के नक्शे मत बना, गोल गोल रोटियां बना, समझी कि नहीं? माँ जी, मुझे तो आपका कुछ भी समझ में नहीं आता है। घर में मेहमान रहते हैं तभी आपको मेरे काम में कमियां नजर आती हैं। बाकी टाइम पे तो जो बना है वो चुपचाप खा लेती हो। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि आपको मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। बहू, तमीज से बात कर, भूल मत, घर में मेहमान भी है। हाँ, तो जिन्होंने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है ना, उन्हीं से जाकर कहिए कि आज का खाना वही बनाए और दूसरों के घर में आकर ऐसे चुगलियां ना करे।
नॉनसेंस कही के। रोहिणी को अब मधु और यामिनी पर बहुत गुस्सा आने लगता है। मेरा शब्द बिल्कुल सही निकला। दोनों बुआओं ने माँ जी और पापा जी से चुगलियां कर करके इस घर की शांति भंग करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दोनों को उन्हीं के तरीके से सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद वो चुगलियां करना तो दो, लेकिन यहाँ आने के बारे में सोचेगी भी नहीं। रोहिणी भी अब उन्हीं की चाल चलकर दोनों बुआओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। एक दिन यामिनी का जन्मदिन आता है। तभी सत्यजीत उसे एक बनारसी साड़ी गिफ्ट करता है। तभी रोहिणी मौके का फायदा उठाते हुए यामिनी के पास जाकर उसे भड़काने लगती है। अरे वाह बुआ जी, क्या बात है, ये साड़ी तो कितनी सुंदर है। हाँ रोहिणी, भैया बहुत अच्छे हैं। बचपन से लेकर आज तक भैया ने हम दोनों के लिए कोई कमी नहीं की है। हाँ बुआ जी, वो बात तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा प्यार भैया तो मधु बुआ को करते हैं। आपको पता है क्या, मधु बुआ के जन्मदिन पर पापा जी ने गहनों का सेट दिया था और 20,000 की बनारसी साड़ी गिफ्ट की थी। लेकिन आपकी साड़ी, वो तो मुझे बस 5,000 की लग रही है। अब आप तो मधु बुआ से कितनी बड़ी हो, उन्हें तो आपको अच्छा गिफ्ट देना चाहिए था ना। ये पापा जी ने आपके साथ बहुत गलत किया है। क्या? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। भैया ने मुझ में और मधु में कितना भेदभाव किया है, और मधु ने भी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। यामिनी इस बात को अपने मन में ही दबा कर रखती है। फिर एक दिन जब घर में जगराता होने वाला होता है, तभी सत्यजीत बैठक में केवल यामिनी और जमुना को ही बुलाता है और वो मधु को बुलाता ही नहीं। इसी मौके का फायदा उठाकर रोहिणी मधु को भड़काने पहुंच जाती है। अरे बुआ जी, आप यहाँ पर? मुझे तो ऐसा लगा था कि आप भी यामिनी बुआ के साथ जगराते में फैसला लेने चली गई, लेकिन आप तो यहाँ पर हो। आखिर आप उनके साथ क्यों नहीं चली गई? अरे नहीं रोहिणी, मुझे उन्होंने बैठक में बुलाया ही नहीं। क्या? आपको नहीं बुलाया? ऐसा क्यों किया होगा पापा जी ने? माना कि आप उम्र में छोटी हो, लेकिन आपका भी तो दर्जा है ना। अगर मैं आपकी जगह पर होती और मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया होता, तो मैं अपने भैया के घर पर वापस कभी नहीं जाती। पापा जी ने आपके साथ बहुत गलत किया है। एक को हाथ और एक को लात, ये तो सही नहीं है ना। अरे पापा जी की तो बात ही छोड़ो, लेकिन यामिनी बुआ, उन्होंने तो पापा जी को समझाना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, उन्होंने भी वैसा नहीं किया। किसी ने भी आपके बारे में नहीं सोचा। हाँ रोहिणी बहू, तुम सही कह रही हो। भैया और दीदी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। रोहिणी के भड़काने से मधु भड़क जाती है और वो बाहर हॉल में जाकर सत्यजीत और यामिनी से झगड़ने लगती है। मधु, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतना चिल्ला रही हो? यामिनी दीदी, आप तो चुप ही रहिए। मैं भैया से बात कर रही हूँ। ये मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं कि मैं भी उनके फैसलों में अपनी राय रखूं। और ये सब देखकर आपके मन में तो लड्डू ही फूटते होंगे ना। ये तुम क्या बोल रही हो मधु? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए जैसे यामिनी है, वैसी ही तुम भी हो। हाँ मधु, कुछ भी बकवास मत कर। आप तो चुप ही रहिए दीदी। दोनों के दोनों वैसे ही हो। तू चुप कर मधु, वरना अगर एक चाटा लगाऊंगी ना, तो तेरी सारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। अरे तेरे लिए भैया ने क्या कुछ नहीं किया, पूरा ज्वेलरी सेट दे दिया, ऊपर से 20,000 की बनारसी साड़ी दे दी। लेकिन मुझे क्या दिया? केवल 5,000 की साड़ी दी है उन्होंने। और इतना सब लेने के बाद भी तुझे और क्या इज्जत चाहिए? यामिनी, मुंह बंद रखो अपना। कब से देख रहा हूं, जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो।
भूलो मत, तुम दोनों भी मेरे लिए एक बराबर हो। नहीं भैया, हम दोनों कोई एक बराबर नहीं है। और अगर ऐसा होता ना, तो आप मुझे वो सस्ती वाली साड़ी नहीं देते। आपके मन में मधु के लिए मुझसे ज्यादा प्यार है। अरे काय का प्यार? कोई प्यार व्यार नहीं है। अरे प्यार की बातें तो छोड़ ही दो। घर में अगर मेरी थोड़ी भी इज्जत होती ना, तो जगराते की बैठक के लिए मुझे भी बुलाते। लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको ही बुलाया। मुझे बुलाना तो उन्होंने जरूरी भी नहीं समझा। अरे नहीं मधु, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखा यामिनी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना बोलने की? वो तो छोटी है, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना। अब मैंने क्या किया है भैया? ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी। जा रही हूं मैं। फिर कभी आपकी चौखट पर नहीं आऊंगी। फिर यामिनी भी गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है। सत्यजीत अपनी दोनों बहनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकती। आखिरकार मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। दोनों चुगलखोर मेहमानों को मैंने उनके ही तरीके से भड़काकर यहाँ से भगा दिया। अब ये दोनों यहाँ पर फिर कभी आने का नाम नहीं लेंगी। और इस प्रकार रोहिणी अपने ससुराल से चुगलखोर मेहमानों को भगा देती है, जिसके बाद घर में फिर से सुख शांति बनी रहती है। स्वर्णा की बेटी राशि एक नंबर की आलसी होती है। वो दिन रात बस आराम ही करती रहती है। राशि बेटा, जरा दाल चावल बना दे। आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तुझे तो बचपन से सब आता है ना। जा, आज अपनी बूढ़ी माँ की मदद कर दे। ओ कम ऑन माँ, आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हो। और हाँ, अब मैं थोड़ा सोने जा रही हूँ। मुझसे भी खड़ा नहीं रहा जाएगा। पता चला मैं खाना बनाते बनाते ही सो गई। अरे नालायक लड़की, तुझे तो बस बहानेबाजी ही करने आता है और कुछ नहीं। ना जाने ये आलसी लड़की कब सुधरेगी। शादी के बाद क्या करेगी? तब तो तुझे दिन रात ससुराल की रसोई में खड़ा रहना ही पड़ेगा। माँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं दिन रात रसोई में खड़े रहकर सबके लिए खाना बनाऊं। मैं तो ऐसा ससुराल देखूंगी जहाँ पर मुझे खाना ही न बनाना पड़े। बढ़िया ही अपना ससुराल चुनने वाली। देखना माँ, मैं एक अमीर आदमी से शादी करूंगी और उसके अमीर घर में जाऊंगी, तो वहां पर तो नौकर चाकर होंगे ही ना। और नौकरों के होते हुए घर की बहू काम कैसे करेगी? तब तो मुझे रसोई से और बाकी के सारे कामों से छुट्टी मिल जाएगी। अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे और जाकर दाल चावल बना, वरना तेरी बहुत पिटाई करूंगी। आलसी राशि अपनी माँ की बातें नहीं सुनती और कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में कंबल ओढ़कर सो जाती है। राशि की बहुत इच्छा होती है कि वो एक अमीर ससुराल में जाए, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। बीतते वक्त के साथ साथ राशि को एक मिडिल क्लास लड़के से प्यार होता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। ये सोहम के चक्कर में तो मैं एक मिडिल क्लास ससुराल में आ गई, लेकिन अब बस सोहम मेरा साथ दे दे और अपनी माँ से कहकर एक काम वाली बाई लगा दे। क्या? एक काम वाली बाई? अरे हमारे खानदान की बहू है, अपना काम खुद करती है, कोई काम वाली धाम वाली नहीं आती। ओ बहू रानी, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इस घर का सारा काम आपको ही करना है, समझी आप? लेकिन सोहम, वो सोहम गया तेल लेने। इस घर की मुखिया मैं हूँ, यानी तुम्हारी सास। राशि अब बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे ना चाहते हुए भी रसोई में जाकर खाना बनाना पड़ता है, लेकिन तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक तरकीब सूझती है। आइडिया, मैं सुबह ही सारा खाना बनाकर रख दूंगी, फिर शाम को जब वो खाना बच जाएगा तब मैं सबको वही खाना दे दूंगी।
इससे मेरा काम भी बच जाएगा। फिर शाम को राशि सुबह का ही खाना गरम करके उन दोनों को परोसती है। अरे बहू, ये क्या? ये तो सुबह का ही खाना है। हाँ माँ जी, वो दरअसल सुबह का खाना बहुत बचा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे वेस्ट करने से अच्छा तो इसे खा लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इसे वेस्ट करने से अच्छा तो इसे गरम करके खा लेते हैं। और माँ जी, आज के जमाने में राशन कितना महंगा हो गया है, और बेचारा सोहम भी कितना मेहनत करता है, इसीलिए। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ही समझदार है। अच्छी बात है बहू, ऐसे ही अन्न का सम्मान किया कर, क्योंकि अन्न का अनादर करना एक बहुत बड़ा पाप है। हाँ राशि, राशि मन ही मन में हंसती है। अरे बेवकूफो, ये खाना तो मैंने जानबूझकर ज्यादा बनाया था ताकि खाना बच सके और मेरा काम आसान हो जाए। चलो, इस चाल के बहाने माँ जी ने मेरी तारीफ ही कर दी। वाह राशि वाह। अब राशि ऐसे ही रोजाना सुबह नाश्ते के बाद दिन में एक बार में ही ढेर सारा खाना बना देती है और उसे ही शाम को गर्म करके घर वालों को देती है। पेट भर के खाओ सोहम, आजकल तो तुम कुछ खाते ही नहीं। पिछले 4 दिनों से रोजाना बस एक ही टाइम का खाना बन रहा है। ऐसे कैसे? तुम्हारे आने से पहले तो माँ रोजाना 2 बार खाना बनाती थी। पता नहीं सोहम, वो मैं सुबह नाश्ते के बाद खाना बनाती हूँ ना, तो शायद जल्दी जल्दी में ज्यादा बन जाता है। लेकिन राशि बहू, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आने के बाद से खाना कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बन रहा है। हाँ माँ जी, वो मैं ध्यान देने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये राशि अपना काम बचाने के लिए एक ही टाइम पर खाना बनाती है। राशि बहू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं तुम्हें चावल, दाल और सब्जी की मात्रा समझा दूंगी। शायद तुम्हें ठीक से मात्रा पता नहीं, इसीलिए तुमसे खाना ज्यादा बन रहा है। ठीक है माँ जी, चलेगा। राशि की चाल अब उस पर ही उल्टी पड़ जाती है। अगले दिन पल्लवी उसे हर एक पदार्थ को बनाने की सही मात्रा समझा देती है और उसके बाद राशि को ना चाहते हुए भी दिन में 2 बार खाना बनाना पड़ता है। पल्लवी को अपनी आलसी बहू की ये आदत समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो उसे जानबूझकर तंग करने की कोशिश करती है। तुझे क्या लगा बहू, तेरी सास पागल है? अरे ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं हुए मेरे। अरे ओ राशि बहू, मेरे लिए अदरक के साथ साथ गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकोड़े भी तल देना। आज तो मेरा पकोड़े खाने का बहुत ही मन कर रहा है। ठीक है माँ जी। इस बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। भगवान करे इन पकोड़ों को खाकर इन्हें ऐसा बवासीर हो कि ये हमेशा हमेशा के लिए बेड पर ही पड़ी रहे। राशि को अब दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उससे वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन 2 से 3 दिनों बाद उसके खुरापाती दिमाग में एक फिर से आइडिया आता है। माँ जी तो वैसे भी सुबह का नाश्ता करने के बाद दोपहर तक मंदिर में ही रहती है। कल से माँ जी जब मंदिर जाया करेगी तब मैं ढेर सारा खाना बना दूंगी और वही खाना 3 से 4 दिनों बाद इस्तेमाल करूंगी। अपनी इस चाल को अंजाम देने के लिए राशि चुपके से जाकर एक मिनी फ्रिज लाती है और उसे अपने कमरे में छुपा कर रखती है। आज तो मैंने आलू मटर की सब्जी, रोटियां, दाल मखनी और चावल बनाए हैं। इन सबको अब मैं इस फ्रिज में रख देती हूँ और यही सेम खाना 4 दिनों के बाद सबको वापस खिलाऊंगी। वाह राशि, तेरा क्या कहना। राशि खुद को ही शाबाशी देती है। अब वो हर 4 दिन के बाद अपने सास और पति को फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना देती है और वो बेचारे उस खाने को बिना कुछ कहे खा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे पल्लवी को राशि पर शक होने लगता है। राशि बहू, तुम हर 4 दिनों बाद सेम ही खाना बना रही हो, आखिर माजरा क्या है? और हर 4 दिन के बाद खाने की टेस्ट भी बदल जाती है, अजीब सा ही लगता है। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये रोटियां भी काफी कड़क लग रही है और दाल भी गाढ़ी हो चुकी है। हाँ,
वो आज शाम को जल्दी खाना बना दिया ना, इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है। और माँ जी, मैं अब अपने काम को मैनेज करने के लिए 4 दिन पहले ही सारा शेड्यूल फिक्स कर लेती हूँ, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और आपको तो पता ही है ना माँ जी कि आज खाने में क्या बनाए, ये सोचने में ही हमारा टाइम निकल जाता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? पल्लवी ठीक है तो बोल देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अब राशि पर नजर रखने लगती है और एक दिन वो मंदिर जाती ही नहीं, और तभी वो राशि को फ्रिज में खाना रखते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है और वो सारा माजरा समझ जाती है। तो ये है वो सच जो तुम मुझसे और सोहम से छुपा रही है। 4 दिन पहले ही ढेर सारा खाना बना देती है और इस खुफिया फ्रिज में छुपा कर फिर 4 दिनों बाद वही पुराना खाना हमें खिलाती है, ताकि तुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। नहीं माँ जी, वैसी बात नहीं है। वो तो मैं। चुप हो जा, तेरी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए कोई झूठी सफाई मत दे, वरना एक खींच कर दूंगी। एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तब उसे वहां चूल्हा चौका करना ही पड़ता है, क्योंकि वही एक सुहागन का परम धर्म होता है। इसीलिए उससे पहले रसोई की रस्म कराई जाती है। जी माँ जी, मैं समझती हूँ। अरे क्या खाक समझती है तू? अगर समझती तो ये सारा कांड करती ही नहीं। इससे हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ। अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो सुबह और शाम का नाश्ता और दोपहर और रात का खाना अलग से बनाना पड़ेगा। अगर तुझसे ये सब नहीं होने वाला तो दफा हो जा मेरे घर से। नहीं माँ जी, मैं सोहम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सारे काम करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन अब मैं आपको वचन देती हूँ, अपना आलस छोड़कर मैं आज से और अभी से सारा ताजा खाना बनाऊंगी और एक अच्छी बहू और बीवी बनकर दिखाऊंगी। राशि की सास उसे माफ कर देती और उस दिन के बाद से राशि रोजाना ताजा खाना बनाती है